अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 13 एसी सर्किट्स, जिसे उर्दू में कहते हैं मुतबादिल बरकी अदवार, इनका जो क्वेश्चन बैंक है इंग्लिश मीडियम का, वो हम सॉल्व करेंगे। बहुत सारे बच्चों ने मुझसे उर्दू मीडियम का क्वेश्चन बैंक भी सॉल्व करने के लिए बोला है, तो मैं इंशाल्लाह जैसे ही हमारा ये इंग्लिश मीडियम का क्वेश्चन बैंक कंप्लीट हो जाता है, उसके फ़ौरन बाद में उर्दू मीडियम का भी क्वेश्चन बैंक एज ए रिवीजन जो है वो आपको सॉल्व करवा दूंगा। चलिए इंशाल्लाह। चलिए अब चलते हैं आज के इस चैप्टर पर। आज इस चैप्टर का पहला पार्ट है। पहले पार्ट के अंदर हम लोग शुरुआत करेंगे एमसीक्यू से, मतलब 1 नंबर वाले जो क्वेश्चंस इसमें दिए गए हैं पहले हम उनको सॉल्व करेंगे। आप देखिए, सबसे पहला जो सवाल यहाँ पर दिया हुआ है वो है कि एलसी बरकी दौर यानी एलसी सर्किट में गुमक की हालत में हासिल होने वाले बरकीरों को खाली जगह कहते हैं। आप देखिए, मैं इन सवालात के साथ साथ इस चैप्टर के जो मेन पॉइंट्स है वो भी डिस्कस करूंगा। जो जो सवाल से रिलेटेड जो बातें होंगी वो पहले हम साथ ही साथ करते जाएंगे। आप देखिए, यहाँ पर एलसी सर्किट की बात हो रही है, तो एल का मतलब यहाँ पर होता है इंडक्टर यानी कॉइल, और सी का मतलब होता है कैपेसिटर। ओके, और ये क्योंकि एसी सर्किट्स की बात हो रही है, मतलब यहाँ पर हम एक ऐसे सर्किट के बारे में पढ़ने वाले हैं जिसके अंदर एसी सोर्स लगा हुआ हो। ओके, अब इस बात का पूरा मतलब क्या है उसको आप एक बार डिटेल में पहले समझ लीजिए। आप देखिए, यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे पास दो तरह के करंट होते हैं। एक जो बरकी रॉ है, अगर हम उसका डिज़ाइन तैयार करें, मान लो ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है, और इसके ऊपर अगर हम एक वेव फॉर्म अगर बनाना चाहें किसी करंट का, तो वो करंट ये इस तरह का अगर हमको नज़र आएगा इस अंदाज में, यानी उसका एक हिस्सा पॉजिटिव होगा, एक हिस्सा नेगेटिव, फिर एक हिस्सा पॉजिटिव, फिर एक हिस्सा नेगेटिव। इस तरह का जो करंट होता है इसे हम कहते हैं एसी। एसी का मतलब रहेगा अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग यानी बदलने वाला, बार बार बदलने वाला, लगातार चेंज होने वाला। तो जैसा आप देख रहे हो कि ये जो करंट है, ये जो वेव फॉर्म आप देख रहे हो, तो इस वेव फॉर्म से एक चीज़ समझ में आ रही है कि ये एक ऐसा करंट है जिसकी पोलैरिटी बार बार बदल रही है, जिसके कुतुब, पॉजिटिव कुतुब और नेगेटिव कुतुब, पॉजिटिव पोल और नेगेटिव पोल बार बार ये चेंज हो रहे हैं। एक बार यानी आधे साइकिल के अंदर ये पॉजिटिव है, बचे हुए आधे साइकिल के अंदर ये नेगेटिव है। इस तरह का जो करंट होता है उसे कहते हैं एसी करंट यानी अल्टरनेटिंग करंट। आप याद रखिए, बिल्कुल जैसे ये एसी करंट होता है ऐसे ही एसी वोल्टेज भी होता है, मतलब आप इसको करंट की जगह पर ईएमएफ भी इमेजिन कर सकते हो। अब रहा सवाल दूसरे टाइप के करंट का, तो दूसरे टाइप का जो करंट है वो कुछ इस तरह से रहेगा। मान लो कि ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है, और अब हमको इसमें दूसरे टाइप का करंट लेना है, तो आप याद रखो दूसरे टाइप का करंट ये इस तरह से बनेगा। अब आप जैसा देख रहे हो कि ये पूरा का पूरा पॉजिटिव है, या फिर यहाँ पे उसका वेव फॉर्म है जैसे पूरा का पूरा नेगेटिव है। तो ऐसा करंट जिसकी पोलैरिटी ना बदले, ओके, जिसकी पोलैरिटी ना बदले, अगर वो शुरू में पॉजिटिव है तो आखिरी तक पॉजिटिव रहेगा, शुरू में नेगेटिव है तो आखिरी तक नेगेटिव रहेगा, जो बार बार पॉजिटिव और नेगेटिव के दरमियान चेंज ना हो उसको हम कहेंगे डीसी। इसको बोलते हैं डीसी यानी डायरेक्ट करंट। ओके, आप याद रखो, हमारे घरों में हम लोग जो इलेक्ट्रिक करंट यूज़ करते हैं, टीवी, पंखा, लाइट्स वगैरह ऑन करने के लिए, तो वो एसी करंट होता है। अपने घरों में जो पावर सप्लाई से बाहर से जो करंट अपने घर में आता है वो एसी होता है, अल्टरनेटिंग करंट। लेकिन जो सेल के ज़रिए जो करंट हम लोग बनाते हैं, जैसे टीवी का जो रिमोट है उसमें जो छोटा सा जो सेल आता है, या फिर वॉल क्लॉक जो होते हैं उनके अंदर जो छोटे छोटे जो सेल लगे हुए होते हैं, वो जो सेल जो करंट पैदा करते हैं वो एक्चुअली डीसी होता है। ओके, तो ये हो गया एसी और डीसी का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। अब इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर हम लोग एसी सर्किट्स, यानी हमारे चैप्टर का नाम ही एसी सर्किट है, इसलिए हम इसमें सिर्फ एसी के बारे में पढ़ेंगे। अब आप एक चीज़ देखिए कि ये जो क्या नाम है, अगर अगर हमारे पास दो तरह के करंट है यानी एसी और डीसी, तो उनके मंबे भी दो तरह के हैं। एक मंबा जो है वो कुछ इस तरह से होता है, इस अंदाज में, इसका एक सिरा पॉजिटिव और एक सिरा नेगेटिव। अब आपको मालूम है कि ये जो मंबा है, ये जो बैटरी है, ये बैटरी एक तरफ पॉजिटिव टर्मिनल बता रही है, एक तरफ नेगेटिव टर्मिनल बता रही है। ये जो बैटरी है इसको हम लोग बोलेंगे डीसी बैटरी, ये डीसी सप्लाई है।
ओके, डायरेक्ट करंट, इसमें से डायरेक्ट करंट हमको मिलेगा। ओके, तो एक साधारण बैटरी या एक सेल जो होता है तो वो डीसी करंट जो है वो पैदा करेगा। इसके मुकाबले पर जो एसी सोर्स जो है तो उसका सिंबल जो है वो कुछ इस तरह से होता है, इस अंदाज में, यानी इस तरह से एक सर्कल बनाते हैं और उसके अंदर इस तरह की एक लहर बना देते हैं। ये वाली जो सिंबल है तो ये एसी सोर्स का है। ऐसा ऐसा मंबा, ऐसी बैटरी जो एसी करंट या एसी वोल्टेज पैदा करे उसको हम लोग इस तरह से ज़ाहिर करेंगे। और डीसी सोर्स अगर बताना है, डीसी करंट या डीसी वोल्टेज पैदा करने वाली अगर बैटरी बताना है उसको हम ऐसा बताएंगे। ओके, ये हो गया मामला यहाँ पर एसी सोर्स और डीसी सोर्स के दरमियान फ़र्क का। अब आखिरी चीज़ के ऊपर आते हैं। आप याद रखो, जब हम मान लो हमने इस तरह का कोई एक सर्किट लिए और इस सर्किट के अंदर यहाँ पर इस जगह पर मैं यहाँ पे एक पर्टिकुलरली ये जो आप देख रहे हो सर्कल, इस सर्कल के अंदर मैं यहाँ पे ऐसा एक लहर बना देता हूँ। इसका मतलब ये एक एसी सोर्स बन गया। ओके, तो ये जो है ये क्या है, एक एसी सोर्स है। अब इस एसी सोर्स के अंदर मैं अलग अलग चीज़ें जोड़ सकता हूँ। जैसे मान लो कि मैंने यहाँ पर इस जगह पर ये इस तरह से एक रेजिस्टेंस जोड़ दिया, तो हम इसे कहेंगे पीवर रेजिस्टर एसी सर्किट। ओके, इसको क्या बोलेंगे, पीवर रेजिस्टर एसी सर्किट, क्योंकि हमने इसमें रेजिस्टर जोड़ दिए हैं। अब यहाँ पर आप एक और चीज़ देखो कि अगर मैं इस जगह पर यहाँ पर अगर मैं इस तरीके से एक कॉइल अगर मैं जोड़ देता हूँ ऐसे, ये कॉइल जो है आमतौर पे इसको एल से डिनोट करते हैं, तो अगर मैं कॉइल जोड़ देता हूँ तो इसको हम लोग बोलेंगे पीवर इंडक्टर एसी सर्किट। ये पीवर इंडक्टर एसी सर्किट हो गया। ओके, इसी तरीके से अगर मान लो मैं यहाँ से इस जगह पर ये इस तरह की चीज़ अगर जोड़ देता हूँ, अब आपको मालूम है कि ये जो अलामत है दो पैरेलल लाइंस, ये कैपेसिटर की अलामत है। तो अगर मैं यहाँ पर इस जगह पर कैपेसिटर जोड़ देता हूँ इस जगह एसी सोर्स के साथ में, इसे हम कहेंगे पीवर कैपेसिटर एसी सर्किट। पीवर कैपेसिटर एसी सर्किट, इसका मतलब ये हुआ कि एसी सर्किट तीन टाइप के हैं। पहले पीवर रेजिस्टर एसी सर्किट, फिर पीवर इंडक्टर एसी सर्किट, और अब पीवर कैपेसिटर एसी सर्किट। ओके, तो इस तरह से तीन तरह के मतलब बेसिक टाइप के एसी सर्किट ये तीन होते हैं। अब इन तीन के अलावा और क्या क्या हो सकता है, तो अब आप एक चीज़ देखिए, मान लो आप में से किसी ने एक आधा सर्किट ऐसा तैयार किया, यहाँ आर लगा दिया, उसके बाजू में यहाँ पर एल लगा दिया और यहाँ सी लगा दिया, यानी इसके अंदर आर भी है, एल भी है और सी भी, तीनों को एक साथ जोड़ दिया। तो हम यहाँ पर एक चीज़ देखेंगे कि ये तीनों लोग आपस में जुड़े हुए कैसे हैं। डेफिनेटली अब ये तीनों जुड़े हुए हैं सीरीज़ में। ओके, तो ऐसे टाइम पर हम लोग इसको कहते हैं एल सी आर सीरीज़ सर्किट। एल सी आर सीरीज़ सर्किट, इसको एल सी आर सीरीज़ कहेंगे। ओके, बिल्कुल ऐसे ही हम पैरेलल भी बना सकते हैं। अब हम चलते हैं अपने अभी के सवाल के ऊपर। आप देखो, अभी का जो सवाल था वो सवाल के अंदर आपको एक सर्किट दिया हुआ है और वो सर्किट कुछ इस तरह से है कि यहाँ पर मान लो कि एक एसी सोर्स है ये वाला, और इसमें एल और सी दिया हुआ है, एल और सी। तो अब एल और सी को आप सीरीज़ में भी जोड़ सकते हैं, पैरेलल भी जोड़ सकते हैं। ओके, तो अगर मान लो हम इसको पैरेलल ले लेते हैं थोड़ी देर के लिए, इमेजिन करो कि मैंने यहाँ पर एल ले लिया हूँ और इस जगह पर सी ले लिया हूँ। इस तरह का जो सर्किट होता है इसे आमतौर पर टैंक सर्किट कहा जाता। ये वर्ड याद रखो, एल सी टैंक सर्किट। इसको ऑसिलेटर भी बोलते हैं। हम लोग आगे चलकर और डिटेल में देखेंगे जैसे जैसे सवाल आएंगे। तो टैंक सर्किट या ऑसिलेटर सर्किट, ये सवाल, यानी अभी जो पहला जो सवाल हमने पढ़े थे वो इसके बारे में था, और मैंने इसके रेफरेंस में आपको इस चैप्टर का सिर्फ इंट्रोडक्शन अभी दे दिया हूँ। आपके जहन में ये आ जाना चाहिए कि एसी करंट क्या होता है, डीसी करंट क्या होता है, एसी सोर्स क्या होता है, डीसी सोर्स क्या होता है, और किस तरीके से हम एसी सर्किट्स जो हैं वो बना सकते हैं, आर को लेकर, एल को लेकर, सी को लेकर इंडिविजुअली अलग अलग। और उसी तरह से हम एसी सर्किट बना सकते हैं आर, एल और सी तीनों को आपस में सीरीज़ में जोड़कर या तीनों को आपस में पैरेलल में जोड़कर। ओके, चलिए अब चलते हैं अपने पहले सवाल की तरफ। आप देखिए, पहला सवाल है कि एलसी सर्किट में, यानी ऐसा सर्किट जिसके अंदर एल और सी हो, कॉइल भी हो और यानी एल यानी कॉइल या इंडक्टर और सी का मतलब कैपेसिटर, तो उसमें गुमक की हालत में हासिल होने वाला बरक़िराव उसको क्या बोलते हैं।
तो यहाँ पर सबसे पहले एक और कंडीशन आ गई, एक वर्ड यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं और वो वर्ड है गुमक की हालत। आप देखिए गुमक की हालत इस चैप्टर में बार बार आएगा, इसे इंग्लिश में कहते हैं रेजोनेंस कंडीशन। रेजोनेंस कंडीशन इससे पहले हम लोगों ने वेव यानी सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स जो चैप्टर था उस वक्त भी हम लोगों ने इस चीज़ को पढ़ा था। यहाँ पर आप याद रखना गुमक का मतलब होता है जब एक्सटर्नल फोर्स की तवातीर और जिस्म की तवातीर एक दूसरे से मैच हो जाती है, उस वक्त आउटपुट जो है वो मैक्सिमम हो जाता। ऐसे टाइम पर उस पर्टिकुलर कंडीशन को रेजोनेंस कहते हैं, गुमक कहते हैं। गुमक का मतलब है आउटपुट का आज़म हो जाना, कुछ ऐसी फ्रीक्वेंसी का कुछ ऐसा एडजस्ट कर देना कि उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पर आउटपुट जो है वो आज़म हो जाए। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखिए कि एलसी सर्किट के अंदर गुमक की जब हालत पैदा होंगी उस वक्त जो बरकी रॉ पैदा होती है एक्चुअली वो बग़ैर ताकत की होती है, उसमें ताकत नहीं होती, उसमें जो एसी सोर्स होता है उससे ताकत नहीं ली जाती, इसलिए उसे वेटलेस करंट कहते हैं। ओके, तो इस सवाल को आप ध्यान में रखिए। गुमक की हालत के अंदर जो एलसी सर्किट होता है उस एलसी सर्किट में गुमक की हालत के अंदर जो करंट हमको मिलेगा वो करंट वेटलेस करंट कहलाता है। ओके, यहाँ पर जो बाकी जो ऑप्शंस दिए गए हैं जैसे हटाओ बरकी रहो, तो हटाओ बरकी रहो एक्चुअली वो बरकी सुकूनियात का एक पार्ट है। ओके, आइडल बरकी रहो, ज़ाहिरी बरकी रहो यानी एपरेंट करंट, ये सब जस्ट ऑप्शंस दिए गए हैं यहाँ पे, लेकिन इसका रियल में जो आंसर है वो है वेटलेस करंट। क्यों और वेटलेस क्यों? आपको याद है वेट जो है वो ताकत, वो पावर का यानी ताकत की एसआई यूनिट है। वेट जो है वो पावर की यूनिट है, पावर की, ताकत की। और वेटलेस यानी बग़ैर ताकत का, लेस वर्ड आ गया मतलब वो बग़ैर बग़ैर वाला वर्ड आ जाएगा, यानी वेट के बग़ैर, ताकत के बग़ैर। ओके, तो ये वो करंट है जो ताकत के बग़ैर हमको मिलता है। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है एलसीआर बरकी दौर यानी एलसीआर सर्किट, एलसीआर ओके में गुमक यानी रेजोनेंस की हालत के लिए लगाया गया ईएमएफ और बरकी रॉ क्या होता है। तो यहाँ पर आप याद रखना कि जो रेजोनेंस की जो हालत होती है उस हालत में कोई भी एलसीआर सर्किट अगर आपने लिए तो उसका जो ईएमएफ होता है यानी लगाया गया ईएमएफ और उसमें हासिल होने वाला करंट दोनों सेम होते हैं, एक ही हैयत में होते हैं, इसलिए उसका आंसर रहेगा यकसा हैयत में होते हैं। यहाँ पर मैं इसका थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर दूँ कि इसका मीनिंग क्या है। आप देखो अगर आपने यहाँ पर मान लो ये इस तरीके से अगर आप एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस अगर लेते हैं, ओके, और अब आप इसके अंदर मान लो कि ईएमएफ बनाते हैं। सपोज़ करो आप में से आपने ईएमएफ इस तरह से तैयार किए, ये नहीं, ये जो ब्लू कलर का जो वेव है तो ये ईएमएफ का है। ओके, अब हम एक काम करते हैं, इसके अंदर करंट बताते हैं। तो करंट अगर बताते हैं तो मान लो करंट कुछ इस तरह से आता है। अब आप गौर से देखो, ये हरे कलर में जो मैंने बताया हूँ तो ये करंट है आई। आप देखो कि जिस वक्त करंट पॉजिटिव है, जिस वक्त करंट पॉजिटिव है उस वक्त ईएमएफ भी पॉजिटिव है, जिस वक्त करंट नेगेटिव है उस वक्त ईएमएफ भी नेगेटिव है। इसका मतलब ये हुआ कि वो दोनों सेम हालत में है, सेम फेज में है, एक जैसी हैयत में है। ओके, ये हालत होती है रेजोनेंस में एलसीआर सर्किट में। यहाँ पर याद रखना आप लोग कि ये जो ईएमएफ है ये ईएमएफ आपने बाहर से दिए और ये जो करंट है ये करंट उस सर्किट के अंदर पैदा हुआ, ये दोनों एक फेज़ में होंगे। इनका वेव डायग्राम ऐसा होगा, ये जो डायग्राम इसे हम फेज़र डायग्राम कहते हैं। ओके, फेज़र डायग्राम आप इस वर्ड को भी नोट करके यानी इसको भी ध्यान में रखो, इसे कहते हैं फेज़र डायग्राम। तो ये फेज़र डायग्राम है, इनपुट यानी आउट क्या बोलेंगे उसको, दिए गए ईएमएफ और आउटपुट करंट, जो भी करंट उसके अंदर मिलेगा उस करंट के दरमियान। ओके, मुझे उम्मीद है आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। तो आप हमेशा के लिए इस पर्टिकुलर चीज़ को याद रखो कि रेजोनेंस कंडीशन के अंदर ईएमएफ और करंट दोनों एक जैसी हैयत में होते हैं। ओके, चलिए अब चलते हैं अगले सवाल पर। अगला जो सवाल है वो ये है कि एक मुसलसल एलसीआर गुमक बरकी दौर यानी सीरीज सर्किट, एल सी और आर तीनों को सीरीज़ में जोड़ दिए, उसमें बरकी दौर हमेशा खाली जगह के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यानी गुमक बरकी दौर जो है, यानी ये जो एलसीआर का जो सर्किट होता है सीरीज़ वाला, तो ये काय के लिए इस्तेमाल होता है। आप देखो सबसे पहला यहाँ पे आंसर जो दिया हुआ है
वो है पोटेंशियल डिवाइडर के लिए। तो ये जवाब गलत है, क्योंकि एलसीआर सर्किट जो है वो पोटेंशियल को डिवाइड नहीं करता। ओके, पोटेंशियल को डिवाइड करने के लिए हम रेओस्टेट वगैरह यूज़ करते हैं, तो वो नहीं आएगा। दूसरा है एक रेडियो वेव ट्रांसमीटर के तौर पर। तो यहाँ पर भी ये भी बात गलत है, क्योंकि रेडियो ट्रांसमीटर जो है वो दूसरे सर्किट होते हैं। वो एलसीआर सर्किट का काम ट्रांसमिट करना नहीं होता। ओके, एक्चुअली रिसीवर के अंदर आप उसको यूज़ कर सकते हो। जो रिसीवर सेट जो होते हैं टीवी, जैसे रेडियो का जो रिसीवर सेट है, यानी रेडियो सेट जिसको बोलेंगे हम लोग, आमतौर पे आजकल के ज़माने में उसको ट्रांजिस्टर कहते हैं। या फिर जो टीवी सेट होता है, तो उसके अंदर में जो रिसीवर वाला जो पार्ट है, जो उसके अंदर जो ट्यूनर सर्किट का जो पार्ट होता है, वहाँ पर हम एलसीआर को यूज़ करेंगे। ओके, ताकि वो ट्यून करे फ्रीक्वेंसी को। हाँ, इसके बाद है हटाओ बरकीरों के मंबे के तौर पे। तो ये भी गलत बात है, क्योंकि हटाओ का ताल्लुक इससे है ही नहीं। यहाँ पर हटाओ का जो करंट होता है तो वो एक्चुअली इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाले वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के साथ वो जुड़ा हुआ पार्ट है। ओके, तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा वो है टेलीविज़न सेट में ट्यूनिंग सर्किट के तौर पर। आप याद रखना, टीवी सर्किट के अंदर एक ट्यूनर सर्किट होता है जो एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को सिलेक्ट करता है। जब हम रिमोट के ज़रिए चैनल बदलते हैं तो एक्चुअली हम लोग उसकी फ्रीक्वेंसी बदलते हैं, और वो एक पर्टिकुलर टाइम पर एक ही फ्रीक्वेंसी को सिलेक्ट करता। यानी ऐसा नहीं होता कि जब हम टीवी को ऑन करेंगे और कोई एक चैनल लगाएंगे तो वो एक चैनल के टाइम पर कोई 2-3 अलग अलग चैनल्स नहीं आ जाते उसमें एक साथ, बल्कि एक वक्त में एक ही आता। इसका मतलब ये हुआ कि उसके अंदर कोई तो भी ऐसा सर्किट है जो एक ही फ्रीक्वेंसी को सिलेक्ट करता है। वो जो फ्रीक्वेंसी सिलेक्टर सर्किट जो उसके अंदर है वो एलसीआर सीरीज सर्किट है। ओके, तो यहाँ पर आप याद रखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल हैं पूरे। एलसीआर सीरीज सर्किट जो है वो हमेशा टीवी ट्यूनर सर्किट का काम करेगा। ओके, टेलीविज़न का जो रिसीवर सेट जो होता है, यानी टेलीविज़न जिसको हम आमतौर पे बोलते हैं, उसमें ट्यूनिंग सर्किट जो है वो एलसीआर सीरीज सर्किट होता है। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है चौथा, अगर खालिस मकसफ़े को मुतबादिल का यानी एसी वोल्टेज लगाया जाए, खालिस मकसफ़े को पीवर कैपेसिटर है और उसको एसी वोल्टेज दिए, तब उस मकसफ़े के अतराफ बरकी कावा जो है वो क्या होगा। अब आप देखो, पीवर कैपेसिटर की बात हो रही है। पीवर कैपेसिटर के अंदर बरकी रॉ और ईएमएफ ये दोनों साथ में नहीं होते, बल्कि ये आगे पीछे होते हैं। अब इसके अंदर मामला जो है वो ये किस तरह से रहेगा, तो उसको आप पहले एक बार समझ लो। देखो, मैं उसको यहाँ पर आपको समझाता हूँ। सब चलिए इस सवाल को मैं इधर साइड में आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। मान लो कि ये हमने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस लिए, और अब इसके अंदर हमको ईएमएफ और करंट जो है वो बताना है। तो सपोज़ करते हैं कि ये ग्रीन कलर से मैंने यहाँ पर ईएमएफ बता दिया। ओके, इसमें आप याद रखो, ये वाला पॉइंट 0 आएगा। इस जगह पर ये वाला जो वैल्यू है ये होना चाहिए आज़म ईएमएफ की, यानी ई सफिक्स 0 की। अब इसमें अलग अलग जगहों पर पॉइंट्स अगर ले लेते हैं, जैसे ये वाला एक पॉइंट, उसके बाद ये पॉइंट, उसके अलावा एक पॉइंट ये और एक पॉइंट ये वाला, तो इसमें आप ध्यान में रखिए कि इस जगह पर मामला आ जाएगा 2 पाए का, यहाँ आ जाएगा पाए। इसका मतलब ये वाला बीच वाला नंबर होगा पाई/2, और ये वाला जो नंबर है ये होगा 3 पाई/2, और आखिरी में 2 पाए। ये मैंने ईएमएफ का आपके सामने वेव फॉर्म बनाया हूँ। ओके, अब मुझे इसके अंदर बताना है करंट। तो आप याद रखिए, करंट जब इसमें बनता है तो वो करंट एक्चुअली यहाँ से बनेगा, इस जगह से। यहाँ से उसका वेव फॉर्म यहाँ आएगा ऐसे, यहाँ से फिर ये ऐसे इस जगह पर आएगा, यहाँ से ऐसे, फिर वो इस जगह पर पहुँचेगा, यहाँ से ऐसे जाएगा। अब आप गौर से देखो, ये जो जामनी कलर से मैंने जो बनाया हूँ वायलेट कलर में, ये एक्चुअली करंट है। ओके, आप देख रहे हैं कि करंट और ईएमएफ दोनों फेज में नहीं है, बराबर आगे पीछे है। तो आगे पीछे में से कौन आगे है और कौन पीछे है, तो उसको आप एक बार, ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिए आप। ये डायग्राम को फेजर डायग्राम कहेंगे पीवर कैपेसिटर सर्किट के लिए। ओके, पीवर कैपेसिटर सर्किट का वेव फॉर्म ऐसा ही होता है। अब इसमें आप एक चीज़ देखो पीवर कैपेसिटर में, कि इसमें यहाँ पर करंट जो है
करंट की वैल्यू जो है वो 90 डिग्री है, यानी 90 डिग्री पर है, जबकि उस वक्त ईएमएफ की वैल्यू ज़ीरो है। इसका मतलब ये हुआ कि करंट आगे है और ईएमएफ पीछे है। ओके, करंट जो है वो 90 डिग्री से आगे रहेगा ईएमएफ के मुकाबले में। तो बस यही यहाँ पर ये सवाल के अंदर पूछा गया था कि ईएमएफ और करंट के दरमियान क्या ताल्लुक है, क्या वो दोनों एक जैसी हैयत में है? तो बिल्कुल नहीं। क्या ईएमएफ आगे है? तो नहीं। क्या करंट आगे है? तो हाँ। कितना आगे है? तो 90 डिग्री। 90 डिग्री मतलब π/2। तो π/2 रेडियन से करंट जो है वो आगे रहेगा ईएमएफ से। तो यहाँ पर आपको जो अलग अलग ऑप्शंस दिए गए हैं पहले उनको एक बार आप देख लो। हाँ, ये सवाल था हमारा। इस सवाल के अंदर जो ऑप्शंस दिए गए हैं आप देखो। पहला ऑप्शन, बरकी-रॉ के मुकाबले पाई रेडियन हैयत के जाविये से आगे। तो पाई रेडियन नहीं, 180 डिग्री का उसमें फ़र्क नहीं था। बरकी-रॉ के मुकाबले π/2 रेडियन हैयत के जाविये से आगे, तो यानी ईएमएफ आगे, बरकी-रॉ पीछे, तो ये बात भी गलत है। ओके, क्योंकि करंट आगे है उसके अंदर। बरकी-रॉ के मुकाबले में पाई रेडियन पीछे, तो गलत। बरकी-रॉ के मुकाबले में π/2 रेडियन हैयत के जाविये से पीछे होता है, तो ये बात करेक्ट है। बरकी-रॉ जो है, बरकी-रॉ के मुकाबले में ईएमएफ पीछे रहेगा, बरकी-रॉ आगे रहेगा, इसलिए करेक्ट आंसर होगा π/2 रेडियन पीछे। मतलब कौन पीछे? ईएमएफ पीछे बरकी-रॉ के मुकाबले में, बरकी-रॉ आगे। ओके, चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है, एक मुतवाज़ी एलसी बरकी गुमक बरकी दौर खाली जगह के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आप देखो, एलसी सर्किट अगर सीरीज़ में है तो उसको वो फ्रीक्वेंसी सिलेक्टर होता है, और एलसी सर्किट अगर पैरेलल है, मुतवाज़ी अगर है, तो फिर वो फ्रीक्वेंसी रिजेक्टर होता है। ओके, तो आप फ्रीक्वेंसी रिजेक्टर मतलब वो एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को सिलेक्ट करता और बाकी सब को छोड़ देता। अब ये चीज़ों के लिए जो आंसर दिए गए हैं पहले उनको देख लेते हैं। पहला है टेलीविज़न सेट में ट्यूनिंग सर्किट के तौर पर। तो आप याद रखिए, टेलीविज़न सर्किट में टेलीविज़न का जो सेट होता है तो उसके अंदर ट्यूनिंग सर्किट के तौर पर एलसीआर सीरीज सर्किट यूज़ करते। यानी यहाँ पर ये पहले वाला जो ऑप्शन है तो इसका आंसर है एलसीआर सर्किट यूज़ करेंगे। ओके, ट्रांसफार्मर के अंदर ये पार्ट ये होता ही नहीं है, यानी ये चीज़ों को यूज़ ही नहीं किया जाता ट्रांसफार्मर के अंदर। रेक्टिफायर जो है वो आगे चलकर आगे, यानी लास्ट वाला जो चैप्टर है उसमें हम लोग देखेंगे पीएन जंक्शन डायोड को यूज़ करके जो है रेक्टिफायर बनाया जाता, वो सेमीकंडक्टर वाला पार्ट है। ओके, उसमें भी इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फ़िल्टर सर्किट, तो यहाँ पर याद रखिए इस पर्टिकुलर सवाल का जवाब है फ़िल्टर सर्किट। फ़िल्टर सर्किट एक तरह का फ्रीक्वेंसी रिजेक्टर सर्किट होता है। आप देखो, जिस तरह से हम आमतौर पे पानी को छानने के लिए जो फ़िल्टर यूज़ करते हैं उसका काम होता है कि वो चीज़ों को अटका देता है। कपड़ा जो यूज़ करते हैं फ़िल्टर के तौर पर, या फ़िल्टर पेपर अगर आप यूज़ कर रहे हो, तो वो जो फ़िल्ट्रेट जिसको बोलते हैं उसको वो एक तरह से अपने अंदर रोक लेता है, और बाकी सिर्फ पानी जो है उसको प्योर फॉर्म में आगे बढ़ने देता है। तो एलसी पैरेलल गुमक जो सर्किट होता है, यानी रेजोनेंस सर्किट जो होता है, वो भी ऐसे ही करता है। वो एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को आगे जाने देता, यानी उसको वो रोक देता, उसको वो ब्लॉक कर देता। ओके, तो इसीलिए हम ये कहेंगे कि वो फ़िल्टर का काम करता है, तो फ़िल्टर सर्किट के तौर पर हम उसको यूज़ करेंगे। ये हो गया हमारा पांचवा सवाल। छठे सवाल पे चलते हैं। छठा सवाल है, एक बरकी कमकमा यानी इलेक्ट्रिक बल्ब को 10 वोल्ट डीसी से ऑपरेट किया गया। अगर उसी बल्ब को एक एसी सोर्स के साथ जोड़ दिया जाए और वो उसी तरह से काम करता रहे, यानी जितनी रोशनी वो पहले दे रहा था 10 वोल्ट डीसी से, उतनी ही रोशनी अगर वो दे एसी सोर्स से, तब उस मंबे का, यानी वो जो एसी सोर्स है, उसकी पीक वैल्यू क्या होगी। ओके, तो देखो हम इसको किस तरह से करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है ये। इसमें सबसे पहले तो आप एक चीज़ ध्यान में रखना कि जो डीसी सोर्स की जो वैल्यू है वो हमेशा आरएमएस वैल्यू होती है। ओके, उसको रूट मीन स्क्वायर वैल्यू कहा जाता, और रूट मीन स्क्वायर वैल्यू अगर वो है तो ई आर एम एस इज इक्वल टू आ जाएगा 10 वोल्ट। आपको ई ज़ीरो मालूम करना है, यानी आज़म कीमत मालूम करना है। अब आर एम एस वोल्टेज में और पीक वोल्टेज के दरमियान जो ताल्लुक़ होता है वो ताल्लुक़ ये वाला है, ई आर एम एस इज इक्वल टू ई ज़ीरो अपॉन रूट 2। इसमें से आप एक काम करो, रूट 2 को उधर शिफ्ट कर दो। जब आप रूट 2 को उधर शिफ्ट करेंगे तो ये ऐसा हो जाएगा, ई ज़ीरो इज इक्वल टू ई आर एम एस इंटू रूट 2। ई आर एम एस की वैल्यू है 10 और रूट 2 का मतलब होता है 1.414। बस उसमें ला के रख दो। जैसे आप दोनों को सॉल्व करेंगे 14.14 वोल्ट। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें करेक्ट आंसर होगा बी ऑप्शन
14.14 वोल्ट। चलिए और आगे बढ़ाते हैं। अगला सवाल, 7वां सवाल देखिए। एक कॉइल की मज़ाहमत 300 ओहम है और उसका अमालियत 1.0 एच है, एच यानी हेनरी। उसे एक मंबे के साथ जोड़ा गया है जिसकी तवातीर इतनी है। इस बरकी दौर में बरकी का और बरकी रौ के दरमियान हैयत का जाविया मालूम, हैयत का फ़र्क मालूम कीजिए। हैयत का जाविया भी बोल सकते हैं, हैयत का फ़र्क भी बोल सकते हैं। ओके, देखो ये भी एक इम्पॉर्टेंट सवाल है। आपको इस मर्तबा एक ऐसा सर्किट दिया हुआ है जिसके अंदर एक कॉइल है। ओके, कॉइल जो है उसकी मज़ाहमत भी दिए, साथ में उसका इंडक्टेंस भी दिए, और जिस सोर्स के साथ में जोड़े उसकी फ्रीक्वेंसी दिए। तो क्या क्या दिया है पहले उनको समझ लो। आप देखो, सबसे पहले आपको दिया हुआ है मज़ाहमत आर, उसकी वैल्यू है 300 ओहम। फिर उस कॉइल की अमालियत दी गई है एल इज इक्वल टू 1.0 हेनरी। साथ ही साथ आपको फ्रीक्वेंसी दी गई है एफ इज इक्वल टू, फ्रीक्वेंसी को हम यहाँ पर एफ से डिनोट करेंगे। ओके, यहाँ पर एक चीज़ ध्यान में रखना, हम इसको एन नहीं लेंगे। एन इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि एन जो है वो नंबर ऑफ टर्न्स के लिए आता है बार बार ये पर्टिकुलर तमाम चैप्टर्स में, इसलिए एन को फ्रीक्वेंसी नहीं लेंगे। चलो ठीक है। और हैयती ज़ाविया मतलब हैयत का फ़र्क फ़ाय मालूम करना है। तो सबसे पहले तो आप देखिए कि अमालागर जो है, जिसको इंडक्टर या कॉइल हम लोग कहते हैं, उसकी अमाली मुतामलियत क्या होती है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये एक नया वर्ड कहाँ से आ गया, अमाली मुतामलियत क्या चीज़ है। आप याद रखो, आगे चलकर इससे रिलेटेड सवालात में ये और क्लियर हो जाएगा, लेकिन मैं अभी आपको एक चीज़ बता दूं कि दुनिया में जितने भी इलेक्ट्रिकल चीज़ें हैं वो करंट के रास्ते में अपोजिशन पैदा करते हैं। करंट के रास्ते में, बरक़ी-रौ के रास्ते में रुकावट पैदा करने का काम करते हैं। अगर एक साधारण तार है, उसके अंदर एक रुकावट पैदा होती है जिसे हम मज़ाहमत या रेजिस्टेंस कहते हैं। अगर आपने एक कैपेसिटर लिए तो वो भी करंट को रोकने का काम करेगा, उसमें भी कोई तो भी मुखालिफत होगी आने वाले करंट की। वो जो मुखालिफत है उसको हम लोग कहेंगे मकसफ़ी मुतामलियत, यानी कैपेसिटिव रिएक्टेंस। ओके, और उसी तरह से अगर आपने एक कॉइल लिए और कॉइल में से करंट गुजारना चाहे तो वो कॉइल में भी एक मुखालिफत होगी करंट की। वो जो मुखालिफत उसके अंदर होती है उसे कहते हैं अमाली मुतामलियत। ओके, यानी कॉइल के अंदर पाई जाने वाली वो सलाहियत जिसके ज़रिए वो बरक़ी रौ की मुखालिफत करता है। बरक़ी रौ की मुखालिफत, बरक़ी रौ को रोकना, उसको अपोज करने का जो काम है उसे कहते हैं अमाली मुतामलियत, या उसे इंग्लिश में हम कहेंगे इंडक्टिव रिएक्टेंस। तो इंडक्टिव रिएक्टेंस के लिए जो सिंपल फार्मूला है, ये फार्मूला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद कर लो। ये फार्मूला है XL इज इक्वल टू 2πfL। 2πfL, इसको आप ओमेगा एल भी बोल सकते हैं, ओमेगा एल, क्योंकि ओमेगा की वैल्यू 2πf होती है। ओके, तो यहाँ आप देखो कि फार्मूला हमने ले लिए XL इज इक्वल टू 2πfL। अब इसमें वैल्यूज़ पुट कर दो। जब हम वैल्यूज़ पुट करेंगे तो जैसा आप देख रहे हो कि यहाँ पर 2, उसके बाद मैंने पाई की वैल्यू रख दिया हूँ। अगर हम पाई की वैल्यू नहीं भी रखते हैं तो कोई मसला नहीं है, इसको ऐसा भी रहने दे सकते हैं। इनटू फ्रीक्वेंसी की जो गिवन वैल्यू है वो रख दी है 300/2π, इनटू एल की वैल्यू आपको दी गई थी 1 हेनरी। अब आप देखो, ये वाले 2 से ये 2 कट जाएगा, ये वाले पाई से ये पाई कट जाएगा, तो फिर बचा कौन, 300 इंटू 1 यानी 300। तो इस तरह से हमारे पास XL की वैल्यू 300 ओहम आ गई। यानी उस कॉइल के अंदर जो रुकावट मौजूद है, जो उसके अंदर जो मज़ाहमत या मुतामलियत जो उसके अंदर मौजूद है, रिएक्टेंस, वो 300 ओहम है। ओके, क्लियर। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। ओके, किस तरीके से हमने किए तो उसको आप एक बार बहुत अच्छे से देख लो। यानी सिंपल वे में सिर्फ हमने फार्मूले जो है वो यूज़ किए, और फार्मूला यूज़ करें 2πfL, ये फार्मूला यूज़ किए, उसमें वैल्यूज़ पुट करें, आंसर आ गया 300 ओहम। अब यहाँ पर आप एक चीज़ ध्यान में रखिए कि बरक़ी कवा और बरक़ी रौ के दरमियान अगर हमको हैयत का ज़ाविया मालूम करना हो तो उसकी जो कीमत है वो हमेशा इस फार्मूले से मालूम की जाती, tan phi इज इक्वल टू XL/R। ओके, XL/R। मैं यहाँ पर इन शॉर्ट आपको पहले इसकी थोड़ी सी एक वजाहत कर देता हूँ ताकि आपको ये थोड़ा सा क्लियर हो जाए। आप देखो, अगर ये हमारे पास x एक्सिस और y एक्सिस है, ओके, और इसमें यहाँ पर हमने एक मज़ाहमत लिए, महासिल मज़ाहमत, आगे चलकर हम उसका नाम Z रखने वाले हैं। ओके, और इस पे हमने मान लो कि यहाँ पर R ले लिए, और इस जगह पर यहाँ पर हमने XL ले लिए। ओके, ये अगर XL है तो फिर ये भी XL होगा,
और ये वाला एंगल जो है ये होगा फाई। ये जो फॉर्मूला, ये जो डायग्राम आप देख रहे हैं, ये जो तरसीम आप देख रहे हो, इसे फेज़र डायग्राम कहते हैं। ये भी फेज़र डायग्राम है। ओके, फेज़र डायग्राम एक वो वेव फॉर्म वाली भी होती है और फेज़र डायग्राम एक इस तरह की भी होती है। ये वाली जो फेज़र डायग्राम है, इसके अंदर अगर आप गौर से देखेंगे तो आपको क्लियर कट समझ में आ जाएगा कि ये जो एंगल फाई है, जो कि हैयत का फ़र्क है, ये हैयत का ज़ाविया है, इसके लिए मुकाबिल का ज़िला ये है और मुतसिला ज़िला ये है। इसका मतलब जब हम tan की कीमत निकालेंगे तो वो आएगा मुकाबिल का ज़िला बटे मुतसिला ज़िला, मतलब XL अपॉन आर। ओके, XL अपॉन आर, इस तरीके से आपको उसको ध्यान में रखना है। अब आप देखो इसमें क्या होगा। ये हमने XL अपॉन आर इसकी वैल्यू रख दी है tan फाई इज इक्वल टू XL 300 है जैसा हमने अभी कैलकुलेट किए थे, और आर हमको 300 दिया हुआ था, तो tan फाई इज इक्वल टू आ जाएगा 1। फाई को शिफ्ट कर लो तो फाई इज इक्वल टू आएगा tan इनवर्स 1। और आपको मालूम है कि एक ही एंगल है दुनिया में जिसके लिए tan की कीमत 1 होती है, और वो है 45 डिग्री। ओके, 45 डिग्री। तो इस तरह से फाई की वैल्यू 45 आ गई। तो जो 4 आंसर यहाँ दिए गए हैं, इनमें से 45 डिग्री जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। ओके, चलो और आगे बढ़ाते हैं इसको। यहाँ पर हमारे 1 नंबर वाले जो MCQs हैं वो अब पूरे हो गए हैं, और लेक्चर जो है वो काफ़ी तवील हो गया है, इसलिए बेहतर है कि अब इसको यहाँ रोक दिया जाए। सेकंड पार्ट के अंदर हम लोग इसको इंशाल्लाह आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, चलिए, अल्लाह।